हेलो एवरीवन, मैं कमिश पाले, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, आप सबका स्वागत करता हूँ इस कोर्स में जिसका नाम है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि सेकेंड सेमेस्टर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो दोस्तों, इस कोर्स में अपन अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम था स्टीम बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन, जो कि आपका कितने मार्क्स के लिए 20 मार्क्स के लिए, और जिसका कोर्स आउटकम क्या था, चेक दी ब्रॉड बेस्ड वर्किंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बॉयलर एंड स्टीम टरबाइन। ये कोर्स आउटकम मैंने ऑलरेडी पहले भी बता चुका है। कोर्स आउटकम क्या है कि ये पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद में आप कौन सी चीज़ सीखने वाले हो, कौन सी चीज़ ये वाले चैप्टर से आप लर्न करने वाले हो, दैट इज़ नथिंग बट कोर्स आउटकम होता है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद में आप क्या करने वाले हो, चेक दी ब्रॉड बेस्ड वर्किंग पता करने वाले हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉयलर और स्टीम टरबाइन की। और आज का अपना टॉपिक जो है वो है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज के टॉपिक में अपन क्या पढ़ने वाला है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में। क्लियर है? तो आज का वीडियो चालू करने के पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं लर्निंग आउटकम क्या है। आज के वीडियो से अपन क्या चीज़ सीखने वाले हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर विल बी एबल टू, आज का वीडियो देखने के बाद में आप क्या चीज़ सीखने वाले हो, स्टेट दी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है वो बता पाओगे। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसके जो स्टेटमेंट दिए ये दो साइंटिस्ट ने दिया है। सबसे पहला साइंटिस्ट का जो नाम है वो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो किसका है, स्टेटमेंट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट है। और सेकंड है आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो जो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के आप आज के वीडियो देखने के बाद में दो स्टेटमेंट आप बता पाओगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, जो कि आपका केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट, आज के वीडियो से जो प्रोग्राम आउटकम और प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम मैप हो रहा है वो सबसे पहला है PO1 इज नथिंग बट क्या है अपना बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज। तो आज का वीडियो देखने के बाद में आपको कौन सा नॉलेज मिलने वाला है, एक तो बेसिक नॉलेज आपका गेन होगा और प्रोग्राम स्पेसिफिक डिसिप्लिन नॉलेज होगा। देन नेक्स्ट जो CO आपका PO मैप हो रहा है वो है आपका PO4, दैट इज इंजीनियरिंग टूल्स एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। कौन सा मैप हो रहा है, PO4, दैट इज इंजीनियरिंग टूल एक्सपेरिमेंटेशन एंड टेस्टिंग। उसके बाद में जो मैप हो रहा है वो हो रहा है PO6, दैट इज आपका PO6 क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एंड लास्टली जो PO आपका मैप हो रहा है वो है PO7, दैट इज नथिंग बट आपका होता है प्रोजेक्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ये PO आज के वीडियो से आपके क्या हो रहा है, मैप होने वाले हैं। क्लियर है? So today we will start with our first topic, that is limitation of first law of thermodynamics. As we are discussed in the earlier video, the first law of thermodynamics. The first law of thermodynamics says that when a system undergoes a cyclic process, then net heat supplied to the system is equals to net work done by the सिस्टम। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोल रहा था कि जितनी अपन हीट दे रहे हैं कोई सिस्टम में उतना ही क्या होगा, वर्क प्रोड्यूस होगा, उसी के इक्वल क्या होगा, वर्क प्रोड्यूस होगा जब कोई वो साइक्लिक प्रोसेस में काम करेंगी वो सिस्टम। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसके कुछ लिमिटेशंस है जो कि आज अपन देखेंगे, और वो लिमिटेशंस को सॉल्व करने के लिए एक नेक्स्ट लॉ आया गया है जिसको बोला जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि अपन अपकमिंग आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहला लिमिटेशन है नो इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो। इसका मतलब क्या है कि जो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है ये अपने को नहीं बताता है कि एनर्जी कहाँ से कहाँ फ्लो हो रही है, मतलब डायरेक्शन के बारे में कुछ बात ही नहीं करता। जैसा अगर इसको समझना है तो अपन एक एग्जांपल लेंगे। ये एक बॉडी है A और दूसरी बॉडी है B।
इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। हीट ट्रांसफर हो रहा है मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। पर अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ये तो पता चल रहा है कि हीट ट्रांसफर हो रही है, मतलब एक से दूसरे जगह पे जा रहा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अपने को ये पता है, पर अपने को ये नहीं बता रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कि हीट ए से बी में जा रही है कि बी से ए में जा रही है। अपने को ये चीज का पता नहीं लग रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कि हीट कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी में जा रही है कि बी से ए में जा रही है। इसे पता करने के लिए अपने को जैसा पता है कि हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब हीट हरदम कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ से जिसका टेम्परेचर कम है वहाँ पर फ्लो होती है। तो इसके लिए अपने को अगर पता करना है कि हीट ए से बी जा रही है कि बी से ए जा रही है, तो इसके लिए अपने को सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, बॉडी ए का टेम्परेचर पता करना पड़ेगा और बॉडी बी का टेम्परेचर पता करना पड़ेगा। जब अपने को पता चलेगा कि बॉडी ए का टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो हीट कहाँ से फ्लो होंगी, ए से बी के तरफ। अगर बॉडी बी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट कहाँ से फ्लो होंगी, अपनी बॉडी बी से ए के तरफ। पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डायरेक्शन की बात करता ही नहीं है, वो अपने को बताता ही नहीं है कि हीट ए से बी जा रही है कि बी से ए जा रही है। वो सिर्फ इतना बोलता है कि दो बॉडी है उसके बीच में हीट ट्रांसफर हो रही है। तो ये सबसे पहला लिमिटेशन हो गया किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो नेक्स्ट लिमिटेशन देखते हैं। नेक्स्ट लिमिटेशन है नो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। मतलब इसका मतलब क्या है कि अपने को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है कि एनर्जी कितनी ट्रांसफर हो रही है, मतलब इससे दूसरे बॉडी में, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में कितनी एनर्जी आ रही है वो अपने को बताता ही नहीं है। जैसा कि अपन फिर से वही एग्जांपल ले रहे हैं, एक बॉडी है बॉडी ए, एक बॉडी है बॉडी बी, इन दोनों के बीच में क्या हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है। अपने को पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर में काम करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब एनर्जी ना ही अपन बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, सिर्फ वो क्या होती है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। मतलब जितनी हीट अपनी बॉडी है, ये जो बॉडी ए है, ये जितनी हीट लॉस करेगा, हीट लॉस बाय वन बॉडी, जितनी हीट ये बॉडी लॉस करेगा उतनी हीट क्या करेगा, बी वाली जो बॉडी है वो क्या करेगा, अपना गेन करेगा। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ के हिसाब से यही है कि एक बॉडी जितनी हीट लॉस करेगी उतनी हीट क्या होगी, दूसरी बॉडी गेन करेगी। पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अपने को ये बता ही नहीं रहा है कि ये ए बॉडी कितनी हीट लॉस कर रहा है। तो अपने को पता चलेगा क्या, बी बॉडी कितनी हीट गेन कर रहा है। तो ये एक क्या हो गया, लिमिटेशन हो गया किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। अपने को ये तो पता है कि ए बॉडी जितनी लॉस करेगा उतनी बी बॉडी गेन करेगा, पर इसमें ये नहीं बता रहा है कि ए बॉडी कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी की लॉस कर रहा है। क्लियर है, तो ये अपने को नहीं पता चलता है कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये हो गया अपना दूसरा लिमिटेशन किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। क्लियर है। सो दी थर्ड लिमिटेशन वी विल सी। तो तीसरा लिमिटेशन क्या है, नो इंफॉर्मेशन अबाउट इंटेंशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। इसका मतलब जैसा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, फर्स्ट लॉ उसके ऊपर में काम करता है तो वो अपने को पता है। पर अगर एक कोई सिस्टम है, उसको मैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दे रहा हूँ, सपोज करते हैं मैं इसको दे रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम किस किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, इसके बारे में भी अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता है। जैसा ये पोटेंशियल एनर्जी ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है कि इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रही है, कि एंथैल्पी बढ़ाने के लिए काम आ रहा है, कि एंट्रोपी बढ़ाने के लिए काम आ रहा है, ये अपने को बताता ही नहीं है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सिर्फ इतना बोलता है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो जाएंगी, पर ये कौन सी एनर्जी कौन से फॉर्म में चेंज हो जाएंगी। जैसा अगर अपन एग्जांपल लेंगे अगर कार का, तो क्या होगा, कार जब चल रही है तो उसके अंदर में फ्यूल डाले तो केमिकल एनर्जी है। क्लियर। और केमिकल एनर्जी जब गाड़ी चल रही है तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है कहीं में, मैकेनिकल एनर्जी में। पर जब अपन कार बंद करेंगे
उसको अपन मैकेनिकल एनर्जी जब चलेंगी तो क्या फ्यूल फिर से फिल होगा, क्या नहीं होगा। तो ये अपने को बताता ही नहीं है कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक लिमिटेशन हो गया किसका, अपना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अपने को ये बराबर इंफॉर्मेशन नहीं देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता है कि थर्मल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कितना कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि अगर आप आपके दोनों हाथ को रब करोगे, रब कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं आप, मैकेनिकल एनर्जी है आपकी, मैकेनिकल एनर्जी है तो क्या आपका रब, हाथ रब हो रहे हैं। वे हाथ रब होने के कारण से आप देखोगे तो कुछ टाइम के बाद में आपके हाथ क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। मतलब मैकेनिकल एनर्जी हाथ रब करने के कारण से क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी कहीं में, अपनी थर्मल एनर्जी में। पर अपन अपने हाथ के नीचे अगर मोमबत्ती जलाए, मोमबत्ती जलाए बोले तो क्या, हीट मतलब थर्मल एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या अपने हाथ अपने आप घिसना चालू हो जाएंगे, क्या नहीं होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता नहीं है। तो यही है अपने कुछ लिमिटेशंस जो अपने को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता है। तो यही लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक सेकेंड दूसरा लॉ आया था जिसको बोला जाता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो अभी अपन देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या होता है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानने के पहले अपने को कुछ टर्म्स पता होना चाहिए जो कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में यूज होती है। जैसे कि सबसे पहला टर्म है थर्मल रिजर्वायर। सबसे पहला टर्म है क्या, थर्मल रिजर्वायर। वे थर्मल रिजर्वायर मतलब क्या होता है, आपने सुना होगा वाटर रिजर्वायर, बहुत सारे बोलते हैं अपन वाटर रिजर्वायर है। मतलब रिजर्वायर का मतलब क्या है, रिजर्वायर का मतलब एक ऐसी चीज जिसमें अपन कुछ चीज को स्टोर करके रखते हैं। अगर वाटर रिजर्वायर रहेगा तो उसमें क्या स्टोर करके रखेंगे, अपन पानी को स्टोर करके रखेंगे। अभी अपने पास में कौन सा है, थर्मल रिजर्वायर। मतलब थर्मल रिजर्वायर क्या है, इट इज अ बॉडी हैविंग इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। एक ऐसी बॉडी जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, विच कैन एब्जॉर्ब और रिजेक्ट इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट। जो क्या कर सकती है, हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। कौन सी हीट, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, विदाउट, बिना किसी चेंज इन टेम्परेचर, बिना उसका जो टेम्परेचर है उसको चेंज किए बिना वो क्या कर सकता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट भी कर सकता है। जैसा अपन ने वाटर रिजर्वायर का एग्जांपल लिया, वाटर रिजर्वायर का एग्जांपल में अपन देखते हैं कि वाटर रिजर्वायर मतलब लेक एक एज अ वाटर रिजर्वायर लेते हैं, उसकी क्या है, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कैपेसिटी है वाटर स्टोर करने की। तो अगर उसमें से वो लेक में से मैंने एक बाल्टी पानी निकाला तो उसका जो पानी का जो स्टोरेज है वो वाटर रिजर्वायर में कम हो जाएगा, क्या उसको कुछ फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा। अगर मैंने एक बकेट पानी उसमें फिर से डाल दिया तो उसमें कुछ चेंज आएगा क्या, उसके वाटर स्टोरेज में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। वैसी थर्मल रिजर्वायर क्या है, एक ऐसी बॉडी जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, जिसकी जो हीट स्टोरेज की कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है, जो कि हीट को, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट भी कर सकता है। और एब्जॉर्ब करेगा अगर उसने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को, तभी भी उसके टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आएगा। अगर वो रिजेक्ट भी करेगा तभी भी उसके टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे बॉडी को अपन बोलेंगे क्या, थर्मल रिजर्वायर। अगर कोई बॉडी हीट एब्जॉर्ब करा और उसके टेम्परेचर में चेंज आया तो वो बॉडी थर्मल रिजर्वायर नहीं कहलाएंगी। या फिर कोई बॉडी ने हीट रिजेक्ट किया और उसके कारण से उसका टेम्परेचर चेंज हो गया तो वो वाले बॉडी को अपन थर्मल रिजर्वायर नहीं बोलेंगे। थर्मल रिजर्वायर अपन किसको बोल सकते हैं, सिर्फ ऐसी बॉडी जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है और जो कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है और इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट कर सकता है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर के चेंज के। ऐसे बॉडी को अपन बोलते हैं थर्मल रिजर्वायर। तो थर्मल रिजर्वायर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सन। आप देख रहे हो सन, वो क्या है, हीट
स्टोर करके रख रहा है, बहुत इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट है उसके पास में, वो अपने को रोज की सनरेज देता है, रोज की सनरेज देता है, इनफाइनाइट अमाउंट की अपने को सनरेज दे रहा है, मतलब हीट दे रहा है, तभी भी उसके टेम्परेचर में कुछ चेंज आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल थर्मल रिजर्वायर का क्या है? अपना सन। क्लियर है? तो नेक्स्ट, ये जो थर्मल रिजर्वायर है ये दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सोर्स। सोर्स बोले तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, जहां से अपने को मिलेगा कुछ तो भी अपन को मिलेगा, उस चीज को बोलते हैं अपन सोर्स। तो सोर्स क्या है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैन बी विड्रॉन, जिस चीज से अपन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर से निकाल सकते हैं, पर क्या होना चाहिए? उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया थर्मल रिजर्वायर का ये एक थर्मल रिजर्वायर का एक ये है सोर्स। थर्मल रिजर्वायर कितने इसमें क्लासीफाई किया? दो इसमें। तो थर्मल रिजर्वायर का सबसे पहला क्लासिफिकेशन क्या है? सोर्स। तो सोर्स क्या है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन, जिस चीज से अपन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं, उस चीज को बोलेंगे अपन क्या? सोर्स। कि इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट निकाल रहे उसमें से, पर तब भी उसका जो टेम्परेचर है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस चीज को बोलेंगे अपन क्या? सोर्स। सोर्स से क्या करते हैं अपन? हीट को निकालते हैं। क्लियर है? और जो दूसरा है थर्मल रिजर्वायर का जो दूसरा पार्ट, वो है अपना क्या? सिंक। सिंक मतलब जिसको अपन हीट दे रहे हैं, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैन बी सप्लाइड, जिसमें अपन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रहे हैं? सप्लाइड कर रहे हैं। मतलब अपन क्या कर रहे हैं? सन से ले रहे, वो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ, वो होगा सोर्स। और सन किसको दे रहा है? अर्थ को दे रहा है अपनी हीट, तो अर्थ को हीट दे रहा है, तो वो क्या होगी? अपना सिंक। तो सिंक है इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैन बी सप्लाइड, जिस भी चीज को अपन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड करेंगे पर उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, उस बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, उस टाइप के बॉडी को बोला जाता है सिंक। और जिससे अपन हीट ले रहे हैं और उसके बॉडी के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, उस वाले इसको बोला जाता है सोर्स। तो क्लियर है? सभी को समझ में आया? ये तीन टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। सबसे पहला थर्मल रिजर्वायर, सोर्स और सिंक। थर्मल रिजर्वायर मैंने बताया क्या है? इनफाइनाइट, जिसकी इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, जो क्या कर सकता है? हीट को एब्जॉर्व कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। सोर्स क्या है? इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैन बी ड्रॉन, जिससे अपन इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को विड्रॉ कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सोर्स। सिंक क्या है? जिसमें से इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट कैन बी सप्लाइड, जिसको अपन इन्फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर सकती है और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, उस चीज को बोलते हैं अपन सिंक। क्लियर है? तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। जो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक है, इसके दो साइंटिस्ट लोगों ने स्टेटमेंट दिया है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कितने साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिया है? दो लोगों ने। एक क्लॉसियस नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक स्टेटमेंट दिया है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के बारे में, और एक केल्विन प्लैंक नाम का साइंटिस्ट था, उसने एक स्टेटमेंट दिया है अपने को किसके बारे में? अपना सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो अपन देखते हैं एक एक स्टेटमेंट कि क्लॉसियस ने क्या बोला है और केल्विन प्लैंक ने क्या बोला है। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं अपन क्लॉसियस ने क्या बोला है। क्लॉसियस का स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग इन साइक्लिक प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट लो टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हाई टेम्परेचर विदाउट एड ऑफ एक्सटर्नल सोर्स। इसका मतलब क्या है कि क्लॉसियस बोलता है इस दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन बनना इम्पॉसिबल है कि जो क्या करेंगी? कम टेम्परेचर, जिस बॉडी का टेम्परेचर कम है वहाँ से हीट को निकाले और वो हीट सप्लाई करे किसको? जहाँ पर हीट ज़्यादा है। ऐसी कोई भी मशीन नहीं बन सकती है। ऐसी कोई भी मशीन जो साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रही है वो लोअर बॉडी टेम्परेचर से हायर बॉडी टेम्परेचर को हीट नहीं दे सकती। वो तभी देंगी जब उसको अपन बाहर से कुछ क्या देंगे? एक्सटर्नल सोर्स देंगे। तो देखते हैं, जैसे ये डायग्राम बताया है मैंने, इसमें एक बीच में लगी हुई है क्या? मशीन।
ये मशीन है अपनी साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रही है। साइक्लिक प्रोसेस सभी को पता है, अपन ने देखे थे। साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि जिसका इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, उस वाले प्रोसेस को अपन बोलते हैं कौन सा, साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है। तो ये एक मशीन है जो कि साइक्लिक प्रोसेस में काम कर रही है। तो क्लॉसियस क्या बोलता है कि ये जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है इससे हीट निकालना और हाई टेम्परेचर जो रिजर्वायर है उसको हीट देना, ये मशीन क्या नहीं कर सकती। ये जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है इससे हीट निकालने का और ये जो हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है इसको हीट देने का, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसी मशीन बनाना। ये कब पॉसिबल है कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर को अपन हीट दे सकते हैं, जब अपन बाहर से कुछ तो भी उसको एक्सटर्नल सोर्स देंगे। और एक्सटर्नल सोर्स दे रहे मतलब क्या कर रहे हैं, अपन मशीन को वर्क ट्रांसफर कर रहे हैं। जब तक कि अपन बाहर से कुछ एक्सटर्नल सोर्स नहीं देंगे तब तक के लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ऐसा किसने बोला है, क्लॉसियस ने। क्लियर है। तो इसका एग्जाम्पल है हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर बोले तो घर की फ्रिज। सभी ने घर की फ्रिज देखा है। घर की फ्रिज क्या करती है कि जो फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर रहता है उसको क्या करती है, कम मेंटेन करती है। किससे, सराउंडिंग के टेम्परेचर से। मतलब लो टेम्परेचर रिजर्वायर घर के फ्रिज के लिए क्या हो गया, उसके अंदर का जो कंपार्टमेंट है, जो फ्रिज के अंदर का जो कंपार्टमेंट है वो क्या है, लो टेम्परेचर रिजर्वायर। क्लियर है। फ्रिज जो क्या हो गई, वो अपनी एक मशीन हो गई। और हाई टेम्परेचर रिजर्वायर क्या है, वो फ्रिज के बाहर का जितना भी सराउंडिंग का जो है अपना रूम बोलो, एटमॉस्फेयर, वो सारा क्या हो गया, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। तो घर की फ्रिज क्या करती है, जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर है उसके अंदर के टेम्परेचर जो कहाँ पे कम टेम्परेचर है वहां से हीट को निकालती है और वो हीट को देती है किसको, एटमॉस्फेयर को। पर घर की फ्रिज अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे फ्रिज को तो वो करेंगी क्या काम, घर की फ्रिज चलती क्या, पानी जो है अपना अंदर का, जैसा अगर लाइट चली गई तो अपन उसके अंदर में जो सामान रखे वो ठंडा करेंगी क्या, नहीं करती। वो क्या हो जाते हैं, सामान खराब हो जाते हैं। क्यों खराब हो जाते हैं, क्योंकि उसको एक्सटर्नल सोर्स ही नहीं मिल रहा है। तो यही चीज बोली है क्लॉसियस ने, क्या कि लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर के कोई भी मशीन टेम्परेचर सप्लाई नहीं कर सकती है, हीट सप्लाई नहीं कर सकती है, जब तक कि उसको आप बाहर से कोई हीट सोर्स नहीं देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं अपन कि केल्विन प्लैंक ने क्या बोला है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं केल्विन प्लैंक का। केल्विन प्लैंक क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन। केल्विन प्लैंक काय के बारे में बात कर रहा था, मशीन के बारे में, और सॉरी क्लॉसियस काय के बारे में बात कर रहा था, मशीन के बारे में, और केल्विन प्लैंक काय के बारे में बात कर रहा है, इंजन के बारे में। तो ये क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन विच वाइल ऑपरेटिंग इन अ साइकिल। ये भी बोलता है कि अगर इंजन साइकिल में ऑपरेट कर रहा है, प्रोड्यूसेस नो अदर इफेक्ट एक्सेप्ट टू एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम सिंगल रिजर्वायर एंड डू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क। इसका मतलब क्या है कि ये बोलता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है जिसका एक ही काम हो, क्या कि पूरी की पूरी हीट एक सिंगल रिजर्वायर से ले और वो पूरा का पूरा हीट कन्वर्ट कर दे काय में, वर्क में। ऐसा इस दुनिया में इंजन बनाना पॉसिबल नहीं है। जैसा इस फिगर में देख रहे हैं अपन, क्या है, एक हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। इसमें से ये क्या कर रही है, ये जो मशीन है, ये मशीन इज नथिंग बट इंजन है। ये क्या कर रहा है, अपना हीट निकाल रहा है कैसा, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से। सपोज इसने क्यू अमाउंट ऑफ हीट निकाला, तो केल्विन प्लैंक क्या बोल रहा है कि ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट है ये पूरी की पूरी इक्वल टू डब्ल्यू नहीं हो सकती है। ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, ये क्यू को मैं Q1 ले सकता हूँ, तो डब्ल्यू अमाउंट ऑफ हीट इज नॉट इक्वल टू Q1, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ जो हीट है वो रिजेक्ट होंगी किसको, नीचे वाले एक रिजर्वायर को, नीचे के एक रिजर्वायर को, जो कि रहेगा अपना लो टेम्परेचर रिजर्वायर। वो हो सकती है अपनी Q2 अमाउंट ऑफ हीट। क्लियर है। तो केल्विन प्लैंक बोलता है ऐसा कोई भी इंजन नहीं है कि जो हीट लेगा कहाँ से, एक ही रिजर्वायर से हीट ले रहा है और वो पूरी की पूरी हीट कन्वर्ट कर देगा वर्क में। इसका एग्जाम्पल है अपना हीट इंजन। हीट इंजन बोले तो अपने गाड़ी, सब गाड़ी चलाते हैं, अपन पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं तो पेट्रोल से क्या होता है, पावर प्रोड्यूस होता है, पावर प्रोड्यूस होने के कारण से अपनी गाड़ी चलती है। पर अपन गाड़ी में देखते हैं जो साइलेंसर है उसमें से कुछ तो भी धुआं बाहर निकल रहा है,
या फिर अपना जो इंजन है उसमें से भी कुछ तो भी रेडिएंट अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है। तो वो जो हीट निकल रही है वो कौन सी हीट है, ये Q2 अमाउंट ऑफ हीट है। क्लियर है। तो केल्विन प्लैंक ये बोलता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंजन बनना पॉसिबल नहीं है जो कि साइकिल में ऑपरेट हो रहा है, कि उसका एक ही काम हो क्या कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट वो निकाल रहा है एक रिजर्वायर से उतनी की उतनी हीट पूरा कन्वर्ट कर दे किसमें, वर्क में। तो ये दूसरा स्टेटमेंट है किसका, केल्विन प्लैंक का, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए दिया है। क्लियर है। तो आज के वीडियो में अपन ने क्या चीज़ पढ़े वो एक बार समराइज कर लेते हैं। तो आज के वीडियो में जो अपन ने पढ़े वो स्टेट दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है वो देखे, और उससे रिलेटेड जो दो स्टेटमेंट है किसका किसका, क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ये आज के वीडियो से अपन ने पढ़े हैं। ये आज के वीडियो का अपना समरी है। उसके बाद में जो पीओ मैप हो रहा है आज के वीडियो से कौन से हो रहे हैं, PO1, PO4, PO6 एंड PO7। तो आज के वीडियो का ये अपना समरी। फिर नेक्स्ट है अपना फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन एमएसबीटी। एमएसबीटी में कौन से, इस आज के वीडियो से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो आज के जो अपना टॉपिक है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है क्या, एक्सप्लेन केल्विन प्लैंक एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो आज के वीडियो से आपका कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सप्लेन करो केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड आपको पूछा जाता है। थैंक यू। आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज आप इस वाले वीडियो को देखिए, इससे आप जो सीखे हो उसके क्वेश्चन आंसर्स लिखे, और अगर किसी को भी कुछ भी डाउट आता है कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा या कुछ टॉपिक आपको समझ में नहीं आए, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे मेल आईडी पे कांटेक्ट करिए या फिर मेरे कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करिए। सो थैंक यू।